नेक्स्ट जनरेशन स्प्रिंग बूट इज़ नाउ अवेलेबल। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग बूट 4 की। अब स्प्रिंग बूट का नया वर्जन आ चुका है और ये मेजर वर्जन है स्प्रिंग बूट का। पहले हम लोग स्प्रिंग बूट 3 यूज़ कर रहे थे, 3.x अगर बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन अब हमारे पास स्प्रिंग बूट 4 आ चुका है। काफ़ी चेंजेस हुए हैं एंड काफ़ी नए नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। एक चीज़ जो बता दूँ कि अब हमें स्प्रिंग बूट के अंदर लेटेस्ट वर्जन 25 जावा का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ में स्प्रिंग बूट जो है वो नए स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट इज़ 7 को यूज़ कर रहा है। डिटेल में हम लोग बात करते हैं एंड देखते हैं भाई क्या क्या नए फीचर्स लाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई है, सब चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलो भाई वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं डिटेल में चीज़ें समझाता हूँ। आपको क्या करना है, बस ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और हिंदी में टेक्नोलॉजी सीखने के लिए भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए और एक छोटा सा कमेंट, आप कहाँ से हो, अपना नाम जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो भाई वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्प्रिंग बूट 4 के फीचर्स को हम लोग समझते हैं। चलो यार हम लोग समझते हैं स्प्रिंग बूट 4 के फीचर्स। एंड स्प्रिंग बूट 4 आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आर्टिकल है बाय VMware एंड यहाँ पे सारी डिटेल लिख दी है, बट मैं आपको थोड़ा कुछ फीचर जो हाईलाइटेड है उनको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। एंड आपको क्यों समझना चाहिए भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया वर्जन है, नए फीचर है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेजर वर्जन है, मतलब 3 के बाद 4 आया है। एंड अगर हम जाएँ और स्प्रिंग इनिशियलाइज़र भी मैं आपको दिखाऊँ, इनिशियलाइज़र, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग बूट का 4th वाला वर्जन आ चुका है। ये देखो 4.0.1 एंड 4.0.0 इज़ एक्चुअली नाउ स्टेबल वर्जन, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि जो स्प्रिंग बूट 4 है उसमें कौन कौन से नए फीचर। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग चलते हैं और सीखते हैं। ये लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो लिंक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो मॉड्यूलराइजेशन ऑफ द स्प्रिंग बूट कोड बेस, यहाँ पे लिंक है, इस पर क्लिक करके जाओगे सीखोगे। एंड इसी तरह यहाँ भी देखो लिंक है, तो इसको भी जाओगे सीखोगे, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। सो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं हूँ तो आपको समझने की बस वीडियो देखने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि यार हम लोग सारे फीचर डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड कुछ फीचर्स आपको बाद में मैं सिखाऊंगा। क्यों, मैं बताता हूँ। जो स्प्रिंग बूट 4 है गाइस, ये जो स्प्रिंग बूट है, दिस स्प्रिंग बूट यूजेस स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7। तो ये जो 7 है, दिस 7 वर्जन इज ऑल्सो अ न्यू वन। तो 7 स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 में भी बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, तो डिटेल में जाकर के 7 के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें वो नहीं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोग कहोगे तो उसकी एक नई वीडियो बनाएंगे कि भाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें आ चुकी हैं। ओके, सो पहली चीज़ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भाई जो स्प्रिंग बूट का जो कोड है उसको मॉड्यूलराइज किया गया है। यस, इवन पूरा का पूरा कोड मॉड्यूलराइज किया गया। द फ्रेमवर्क हैज़ बीन रिफैक्टर्ड इनटू स्मॉलर मोर फोकस्ड। तो यहाँ मैं लिखता चलता हूँ। अब फ्रेमवर्क के कोड बेस को रिफैक्टर करके अब इस कोड बेस को छोटा बना दिया गया, ठीक है। मोर फोकस्ड, ज़्यादा फोकस्ड बना दिया गया एंड मोर फोकस्ड विथ जार्स इसके पास होंगी, मॉड्यूल्स होंगे। अब पहले जैसा नहीं होगा। पहले क्या होता था भाई, पहले फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि इंस्टेड ऑफ वन लार्ज ऑल इन वन जार, तो पहले एक ही बड़ी फाइल होती थी, ऑल इन वन जार होता था, उसी के अंदर सब कुछ होता था। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अब हटा दिया गया, ठीक है। अब क्या किया गया कि अब कोड बेस को मॉड्यूलराइज किया गया। मॉड्यूलराइज इन द सेंस कि हम लोग अब क्या कर सकते हैं, लाइक कि हम लोग अब अलग अलग जार्स ले सकते हैं और काम कर सकते हैं एज अ स्पेसिफिक काम के लिए। अब ये आपके लिए क्यों ज़रूरी, वाइट मैटर्स। अब क्या होगा कि वी ओनली पुल इन वॉट योर एप्लीकेशन एक्चुअली नीड्स। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन था, वो सिर्फ 10 चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आप पुल कर सकता है आपका एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ पुलिंग ऑल एट वंस, ठीक है। सारा एक बार में पुल करने से बढ़िया है कि वो क्या करे, उतनी ही चीज़ें पुल कर सके। तो यहाँ पे जब अब कोड बेस को मॉड्यूलर बना दिया गया, तो अब जो मॉड्यूल आपका एप्लीकेशन चाहिए वो मॉड्यूल आप आपका एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। और इससे क्या होगा, स्टार्टअप टाइम एंड मेमोरी फुटप्रिंट्स कैन बी इम्प्रूव। मतलब इससे जो एप्लीकेशन का स्टार्टअप टाइम परफॉर्मेंस, ये चीज़ें, टाइम एंड मेमोरी फुटप्रिंट्स की चीज़ें अगर बात करें, मेमोरी फुटप्रिंट्स की बात करें, वो इम्प्रूव हो जाएंगी इसकी हेल्प से। यस, अब ये इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस में भी होगा, साथ साथ में जो आप माइक्रो सर्विसेज यूज़ करोगे तो वहाँ भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे एक दो चीज़ें और फ़ायदा होंगी, जब आप चीज़ें मॉड्यूलाइज कर लोगे या मॉड्यूलाइज अब हो गया है और इनका यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सो अब आसान हो जाएगा, ईजियर टू मेनटेन, ठीक है। चीज़ों को मेंटेन करना अब ईजियर हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं मेंटेनेंस ईजी हो जाएगी, मेंटेनेंस
ईजी हो जाएगी। एंड अपग्रेड सिंस द मॉड्यूल्स आर मोर डीकपल्ड, तो अब ईजियर सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, आप अपग्रेडेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हो, अपग्रेड्स भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो आप मॉड्यूल्स यूज़ करो ना गाइस, ठीक है, मॉड्यूल्स यूज़ करोगे वो ज़्यादा, द मॉड्यूल्स आर मोर डीकपल्ड, मतलब एक दूसरे से जो कपलिंग है वो अब कम हो चुकी है। ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे एक्चुअली सिर्फ मॉड्यूलाइज कोड बेस के फीचर्स हैं, मतलब ये एक चीज़ तो है, बट इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्प्रिंग बूट को अब मॉड्यूलाइज कर दिया गया, सो अब बहुत काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको एक दो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि जैसे अगर मैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेट्स गो टू द स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, मैंने ऐसे टाइप कर दिया एंड यहाँ पे मैंने चूज़ किया स्प्रिंग 4.0.0 एंड यहाँ पे मैं वेब को ऐड करता हूँ। सो यू विल सी, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि जो डिपेंडेंसी ऐड हो रही है दैट इज़ एक्चुअली स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी। और अगर मैं यहाँ पे 3.5 सेलेक्ट करता हूँ एंड देन एक्सप्लोर करता हूँ, तो यू विल सी समथिंग लाइक डिफरेंट वन। ये देखो, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, और ये सेम आप एक बार नोटिस करने की कोशिश करो स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट में भी। यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट है, बट अगर मैं सेम डिपेंडेंसी सेम रहती है, और अगर मैं 4.0.0 को सेलेक्ट करूँ, एक्सप्लोर पे जाऊँ, तो विल सी कि डिपेंडेंसी में चेंजेस आ चुके हैं। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। सो इसका मतलब है कि जो जार फाइल्स हैं, जो डिपेंडेंसीज है, उनको थोड़ा सा मॉड्यूलराइज किया गया है। जैसे वेब के लिए वेब से रिलेटेड टेस्ट वाली डिपेंडेंसी है, तो वेब से रिलेटेड टेस्ट वाली डिपेंडेंसी मिलेगी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सेम अगर हमारे पास JPA है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट आवर एप्लीकेशन इज यूजिंग स्टार्टर ऑफ दैट डेटा JPA। इन दिस केस हमारे पास वेब को टेस्ट करने वाली फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ में हमारे पास JPA को टेस्ट करने वाली फंक्शनैलिटी भी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी भी है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA टेस्ट भी है, मतलब डेटा टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, JPA को टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे स्प्रिंग के साथ साथ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी टेस्ट भी है। मतलब जो जो डिपेंडेंसी है जिसको टेस्ट करने की जरूरत है, वही डिपेंडेंसी अब इंडिविजुअली इंक्लूड कर रहा है स्प्रिंग बूट 4 के अंदर। आई थिंक ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हो सकता है कि जब पहले स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट एक ही बार में सब इंक्लूड कर ले रहा होता, तो कुछ अननेसेसरी डिपेंडेंसीज भी आ जाती होंगी जो उस समय आपके लिए नहीं यूज़फुल है, बट बाद में यूज़फुल होंगी। यहाँ पे जब आपने स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी डाला, तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एमबीसी टेस्ट आया, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए ये है और इसको टेस्ट करने के लिए ये है। इसी तरह से आपकी डिपेंडेंसीज अब थोड़ा सा मॉड्यूलराइज कर दी गई हैं। सो जो ज़रूरत है वही हमारा प्रोजेक्ट यूज़ करेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें डाउनलोड करने की और यूज़ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आपका प्रोजेक्ट बड़ा ही बनेगा, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे अब जब आप स्प्रिंग बूट 4 यूज़ करोगे, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं डिपेंडेंसीज़ के अंदर। आई होप ये वाला फीचर आपको समझ में आया होगा ना। जो दूसरा मेजर चीज़ है ऑन विच काफ़ी काम हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली अ नल सेफ्टी यूजिंग JSpecify। तो ये नल सेफ्टी पे काफ़ी काम किया गया गाइस। तो मैंने थोड़ा सा इसके डिटेल में मैं गया, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो वाइड इंप्रूवमेंट फॉर नल सेफ्टी विथ JSpecify। तो इसको मैं एक लाइन में अगर समझाऊँ, तो अब क्या होगा कि अब स्प्रिंग बूट 4 के अंदर जो IDs आप यूज़ करोगे, और अगर उसके अंदर JSafety या JSpecify, नॉट JSafety, JSpecify अगर इनेबल्ड है, तो आपका जो ID होगा, अब वो चाहे IntelliJ हो चाहे Eclipse हो, अगर ये इनेबल्ड है, अगर दिस इज़ ग्रीन, तो आपका ID अच्छे से नल सेफ्टी को हैंडल कर पाएगा और कंपाइल टाइम पे ही आपको दिखा पाएगा, मतलब मोर कॉम्पैक्ट तरीके से दिखा पाएगा नल सेफ्टी डेवलपर्स को। सो इससे आसान होगा कि भाई जो नल टाइम पे एरर, नल टाइम्स की एरर, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस जो रन टाइम पे आती थी, वो अब हम लोग कंपाइलर के थ्रू और डेवलपमेंट टाइम पे ही पकड़ सकते हैं। सो दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई मान लो कोई आपने कोड लिखा, लेट्स सी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बूट 4 का प्रोजेक्ट भी बना रखा है एक, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सर्विस है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं एक सर्विस बनाता हूँ, लाइक सर्विसेज डॉट, नाम देते हैं यूज़र सर्विस, एंड यूज़र सर्विस के अंदर मैं एक मैथड बनाता हूँ। लाइक मैथड क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एंड लाइक हमारे पास यहाँ पे एक, अरे यार क्या हो रहा है, स्ट्रिंग, एंड ये रिटर्न कर रहा है, लाइक यूज़र रिटर्न कर रहा है, ये सब मान लो यूज़र का नाम रिटर्न कर रहा है, गेट यूज़र नेम, ठीक है। अब ये यूज़र नेम जो रिटर्न हो रहा है, अब ध्यान से देखना, मान लो इसको हम कहीं यूज़ कर रहे हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो जब इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो उसको आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो, और लेट्स डू दैट, हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम सर्विस बनाते हैं, और यहाँ पे आकर के इसको हम क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल
यूज़र सर्विस एंड हम यहाँ पे बना देते हैं कंस्ट्रक्टर एंड यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इट यूज़र सर्विस डॉट एंड मेथड क्या था यार, इसको पब्लिक कर देते हैं। तो हमने इसको पब्लिक कर दिया। अब इसको हम गेट यूज़र नेम को यहाँ पे कॉल करते हैं, गेट यूज़र नेम। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखने वाली बात ये है कि जो यूज़र नेम आया दिस मे बी नल ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसकी लेंथ, ठीक है, लेंथ ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो है यहाँ से तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, बट ये हो सकता है कि यहाँ से मैं नल रिटर्न कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि नहीं, या इस रिटर्न में वैल्यू यहाँ पे नल भी तो आ सकती है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या करूँ। सो इन दिस केस अब इसे हैंडल कैसे करेंगे, सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली स्प्रिंग ट्राइज टू हैंडल। कि भाई मान लो आपने इसको ऐसे यूज़ करके और इसको डिप्लॉय कर दिया, लेट्स सपोज यूज़ करके डिप्लॉय कर दिया। अब प्रॉब्लम ये होगी गाइस कि आपने तो डिप्लॉय कर दिया, पर रन टाइम पे हो सकता है डेटाबेस से जो वैल्यू आ रही है वो नल आ गई और अचानक से एरर आ गया, नल पॉइंटर। दैट मीन्स आपने नल पॉइंटर एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं किया था प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आईडी हमें बताना चाहिए कि आईडी जो है दैट विल टेल अस कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो वो चीज़ प्रॉपर्ली हैंडल हो जाए डेवलपमेंट टाइम पे। सो दैट्स वाई अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ गाइस ये, तो यहाँ पे नल पॉइंटर जो हमारे पास नल सेफ्टी यूजिंग दिस फ्रेमवर्क कॉल्ड जे स्पेसिफाई, इसमें क्या किया गया, इसमें कुछ नल एनोटेशंस यूज़ किए गए हैं। जैसे द फ्रेमवर्क एड्स जे स्पेसिफाई नलेबिलिटी एनोटेशंस, जैसे हमारे पास नॉट नल एक एनोटेशंस, ये एनोटेशन है, एंड हमारे पास एक एनोटेशन और है दैट इज़ अ नलेबल एनोटेशन। हालांकि आप पहले भी इसको देखते होगे, बट अब ये ज़्यादा इंप्रूव्ड और ज़्यादा कंसाइज तरीका है, ठीक है, काम करने का ऑन वाइड पार्ट ऑफ द कोड बेसिस। तो इसमें क्या किया गया भाई, सारे पूरे कोड बेस को चेंज किया गया। स्प्रिंग टीम ने काफ़ी मेहनत की है काम करने के लिए, ठीक है। सो इन जावा नलेबिलिटी इज़ अ फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ द बग, हैविंग स्ट्रॉन्गर कंपाइल टाइम सपोर्ट हेल्प्स इम्प्रूव्स कोड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। तो अब क्या हो गया, अब जब हम जे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम अपने कोड की क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं और कोड रीडेबिलिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। एंड योर टीम कैन सी इंटेंट अराउंड नलेबल वर्सेस नॉन नलेबल। तो यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इस पॉइंट को यहाँ भी समझें तो आप देखो, अब पोर्टफोलियो वाइड इंप्रूवमेंट ऑफ नल सेफ्टी विद जे स्पेसिफाई, मतलब जे स्पेसिफाई का यूज़ करके नल सेफ्टी में इंप्रूवमेंट लाया गया। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके जा सकते हो एंड पूरा नल सेफ एप्लीकेशन विद स्प्रिंग बूट 4 पूरा काम यहाँ पे पूरा हर चीज़ बता दिया गया, सब चीज़ एक डिटेल बताई गई। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे ये देखो ह्यूज कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनोटेटिंग रैंडमली अ फ्यू एपीआईज विद द नलेबल इज ईजी, मतलब कुछ एपीआईज अगर हैं तो उनको नलेबल से एनोटेट करना ईजी है, बट फुल्ली एनोटेटिंग एग्जिस्टिंग कोड बेस इज अ चेकर पार्ट ऑफ योर बिल्ड एंड टेस्टिंग। बेसिकली उन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी सारी एपीआई स्प्रिंग का पूरा कोड बेस चेंज किया और ये एपीआईज ये एनोटेशन सेट किया। आप देखो मोर स्पेसिफिकली द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स नाउ प्रोवाइड नल सेफ एपीआईज, ये सारे प्रोजेक्ट्स को क्या किया गया, चेंज किया गया। तो काफ़ी मेहनत की गई भाई। अ फ्यू स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स डू नॉट प्रोवाइड्स येट नल सेफ एपीआईज बट प्लान टू डू सो इन नियर फ्यूचर। तो कुछ ऐसे हैं जो नहीं प्रोवाइड करते हैं बट फ्यूचर में वो भी आ जाएंगे। सो मतलब अब हमें स्प्रिंग बूट 4 के अंदर और अच्छे तरीके से नल सेफ्टी मिल सकेगी और इसको थोड़ा सा डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरा हर चीज़ बताया गया है, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लिंक पे जाइए और इसको पढ़िए यार, ठीक है। सो नेक्स्ट की गाइस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट फीचर कौन सा होने वाला है, तो अब यहाँ पे थर्ड फीचर दैट इज़ लाइक जावा प्लेटफॉर्म बेस लाइन अपग्रेड्स में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। सो यहाँ पे अब क्या गया, जो स्प्रिंग बूट 4 का जो बेस लाइन जावा वर्जन है वो 17 है, जावा 17, मतलब आप जावा 17 को इससे नीचे नहीं आप यूज़ कर सकते, मतलब बेस लाइन आप जावा 17 ही आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर स्प्रिंग बूट 4 यूज़ करना चाह रहे हो। सो मिनिमम जावा 17 सपोर्ट रिटेन, मतलब जावा 17 आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सो लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पर दिखाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मिनिमम आप जावा 17 यूज़ कर सकते हो, बट मैक्सिमम हमें सपोर्ट दिया गया कि भाई आप जावा 25 को भी यूज़ करो भाई। और जावा 25 जो आप यूज़ करते हो तो यू जस्ट गेट द फीचर्स ऑफ द न्यू जावा इन योर स्प्रिंग बूट, तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्ड मतलब फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा जावा 25 एंड न्यूअर प्लेटफॉर्म फीचर्स आल्सो अलाइंड विद द। अब यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें दी गई, जैसे ऑब्वियसली बात जावा 25 का सपोर्ट दिया गया। सो अब हमारे पास जकार्ता ई का 11 वाला फीचर्स मिल रहा है, सर्वलेट का 6.1 वाला फीचर्स मिलेगा, 6.1 वाला फीचर मिलेगा, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा, मतलब सारी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी विद दिस। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमें मिनिमम जावा का वर्जन यूज़ करना है दैट इज़ जावा 17 अपने स्प्रिंग बूट 4 के साथ,
और जो मैक्सिमम मतलब हमें सपोर्ट मिल रहा है दैट इज़ 25 का सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ नई एपीआईज हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ जावा जकार्ता, EE11 हो गया, सर्वलेट 6.1 हो गया, और सिर्फ इतना नहीं, और भी जो नीचे एपीआईज होंगी उनको हम लोग उनका लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर सकेंगे। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास सपोर्ट फॉर द जावा 25 विथ लिस्ट रिटेनिंग जावा 17 कंपेटेबिलिटी। ठीक है, सो ये चीज़ है। एंड ये इतना मैटर क्यों करता है आप लोग के दिमाग में आ रहा है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। जस्ट लाइक हमें कुछ ऐसे लैंग्वेज फीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नए वर्जन्स के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वर्जन की बात करूँगा, किसी भी वर्जन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो लाइक हमारे पास फीचर्स थे, मॉड्यूल्स के फीचर्स थे, रिकॉर्ड्स के फीचर्स थे, एंड इम्प्रूवमेंट इन GC और ऐसे करके बहुत सारे गाइस फीचर्स थे। तो जब नए जावा वर्जन्स का सपोर्ट हमें मिलेगा ना, तभी तो हम इन फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे, और अगर नए जावा वर्जन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नए फीचर्स को यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि भैया बेटर लॉन्ग टर्म सपोर्ट, स्टेइंग ऑन ओल्डर JDKs एक्यूमुलेट टेक डेप्थ्स। तो बेसिकली मतलब कहने का मतलब है कि जावा 25 भी LTS है एंड पुराने वर्जन्स भी LTS है, तो अब और ज़्यादा दिन तक हमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिल पाएगा ना। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है 3 फीचर्स आपको समझ में आएंगे स्प्रिंग बूट के ना। एक चीज़ और, अच्छा की तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं, बट एक फीचर और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अब यहाँ पे क्या किया गया, अब हमें स्प्रिंग बूट 4 के अंदर बिल्ट-इन API वर्जनिंग सपोर्ट मिलेगा। यस, बिल्ट-इन API वर्जनिंग सपोर्ट मिलेगा ना। वर्जनिंग सपोर्ट्स एट API लेयर्स विद इन स्प्रिंग MVC वेबफ्लक्स इज़ नाउ फर्स्ट क्लास फीचर। तो अब हमें जो वर्जनिंग वाला फीचर था ना, वो स्प्रिंग बूट का फर्स्ट क्लास फीचर बना दिया गया। इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि अब हमारे पास जो एनोटेशंस होंगे, जैसे गेट हो गया, पोस्ट हो गया। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये एनोटेशन है रिक्वेस्ट मैपिंग। इस पर अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, अच्छा इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसमें अगर कंट्रोल क्लिक करता हूँ तो विल सी वन मोर थिंग इज इंट्रोड्यूस। एक पैरामीटर हमारे पास और आ चुका है कि इसके अंदर हम पास कर सकते हैं, दैट इज़ अ वर्जन। और ये आप देखो स्प्रिंग 7 के अंदर नया इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे वर्जन पास कर सकते हैं कि ये जो मैथड या ये जो API हम बना रहे हैं गेट मैपिंग से, रिक्वेस्ट मैपिंग से, पोस्ट मैपिंग से, उसका वर्जन क्या होने वाला है। सो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, देखो नैरोर द प्राइमरी मैपिंग्स बाय API वर्जन्स, द वर्जन्स में बी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो मतलब इन्होंने बता रखा है कैसे कर सकते हैं फिक्स, या उससे ज़्यादा वाला वर्जन्स पे ये चले। तो बेसिकली हम API वर्जन्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं आप खुद अपने कंट्रोलर या एनोटेशंस के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यार। तो यहाँ पे आप इस पर जाओगे, क्लिक करोगे तो यू विल सी एवरीथिंग लाइक कि हम एक मेजर वर्जन्स की तरफ जो बढ़ रहे हैं, नवंबर में आने वाला है ये जावा, वैसे स्प्रिंग बूट 4 की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो सब चीज़ उन्होंने बता रखा है। API वर्जनिंग इज चैलेंजिंग टॉपिक, मोस्ट आर्टिकल लिस्ट वेरियस वेज। तो अलग अलग तरीके होते हैं बेसिकली APIs वर्जन को मैनेज करने के। ऐसा नहीं था कि जब ये फर्स्ट क्लास फीचर नहीं था स्प्रिंग बूट के अंदर तब हम नहीं करते, तब भी हम लोग करते थे, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट क्लास स्प्रिंग बूट का ही फीचर है API वर्जन को मैनेज करने के लिए। अगर आप लोग कहोगे तो मैं API वर्जन को कैसे मैनेज करते हैं, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो अच्छा और भी चीज़ें बता दूं, जब आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते हो गाइस, जहाँ पे सर्विसेज इवॉल्व होती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें एक रोबस्ट APIs बनानी होती हैं विद वर्जनिंग सपोर्ट। अगर आप वर्जनिंग का सपोर्ट नहीं दोगे तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगे APIs। सो दैट्स वाई वर्जनिंग ऑफ द API इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो APIs इवॉल्व होती है हमेशा वर्जन्स को लेकर के, API वर्जन 1, 2, 3, 4 ऐसे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर वर्जन्स। APIs का वर्जन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब हमारे पास फर्स्ट क्लास फीचर आ चुका है। अब यहाँ पे अब जो हमारा स्प्रिंग बूट 4 है उसमें हमारे लिए आसानी होगी कि हम मल्टीपल वर्जन्स को एक साथ मैनेज कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली बात एक मेथड मल्टीपल कंट्रोलर्स या मल्टीपल हैंडलर मेथड यूज़ कर सकते हैं विद द डिफरेंट API वर्जन्स। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, मान लो हमारे पास कई सारे मेथड हैं, यहीं पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे तो सेम हम पाथ पे मल्टीपल वर्जन्स यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने देखी थी, आई थिंक अगर मैं आपको कहीं दिखा सकूँ। सो एक यहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंटेशन था। ओके, सो ये कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड देन यहाँ पे देखो आप, ये देखो वर्जन 1.1 है एंड 1.2 आप देख सकते हो, ये 1.2 वर्जन्स बता सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ठीक है बता रखा है। ओके, सो दिस इज़ गुड। यहाँ पे एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन भी उन्होंने दी है, मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। सो एक बात पे मल्टीपल वर्जन्स के मेथड्स भी लिख सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है वो मेथड्स कॉल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नाउ एक फीचर मैं और डिस्कस करना चाहूँगा गाइस, जो कि है HTTP सर्विस क्लाइंट सपोर्ट्स। अब हमारे पास यहाँ पे डिक्लेरेटिव रेस्ट क्लाइंट
का सपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल गया। हालांकि ये चीज़ हम लोग फिन क्लाइंट वगैरह की हेल्प से कर लेते थे, ठीक है, बट वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज थी, ठीक है। बट यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक प्लेन डोसा नहीं, प्लेन जावा का इंटरफेस बना के एंड उसको एनोटेट कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं द एनोटेशन कॉल्ड @HTTP एक्सचेंज से, एक्सचेंज। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर मैथड्स लिख सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन बेसिकली बता सकते हैं एनोटेशंस के थ्रू, इसी एनोटेशन के थ्रू। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो ऑटोमेटिक हमें स्प्रिंग प्रोवाइड कर देगा। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो स्प्रिंग विल जनरेट्स द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द रेस्ट HTTP रेस्ट कॉल्स, ठीक है। तो इसके रेस्ट कॉल के जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे विद लाइक प्रॉक्सी वगैरह कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके। अगर आपको प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट्स नहीं पता यार तो गाइस मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा आपको बहुत डिटेल के अंदर प्रॉक्सी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब इसका फ़ायदा होगा कि अब हमें लेस बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, हम या तो रेस्ट क्लाइंट यूज़ करते थे काम करने के लिए, ठीक है, रेस्ट क्लाइंट का कोड लिखते थे थर्ड पार्टी बेस को कॉल करने के लिए, या फिर हम वेब क्लाइंट यूज़ करते थे, ठीक है, या फिर हम लोग अलग अलग क्लाइंट्स यूज़ करते थे एंड उसके अंदर पूरा कोड हमें लिखना पड़ता था। बट अब हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अब हम सिर्फ मैथड डिफाइन करेंगे, उसके अंदर हमें कौन सा URL कॉल करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ हम बता देंगे ऑलरेडी, और हमें अलग से रेस्ट टेम्पलेट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अब हम लोग क्लीन एब्स्ट्रैक्शन फॉर द इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कर सकते हैं विच इज सेंट्रल इन द माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस में हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक माइक्रो सर्विस बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, ये माइक्रो सर्विस को कॉल कर रही है, ये माइक्रो सर्विस को कॉल कर रही है, ये माइक्रो सर्विस को कर रही है। अब बार बार आपको वही सेम रेस्ट टेम्पलेट का लॉजिक लिखना है, टेस्ट टेम्पलेट का लॉजिक लिखना है, तो अब आप एक इंटरफेस बनाइए भाई, और सिर्फ आप डिक्लेरेटिव अप्रोच फॉलो करिए काम करने के लिए। सो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखो HTTP सर्विस क्लाइंट एंड अगर जाते हैं यहाँ पे तो आप देखो यस, ये देखो हम ऐसा करेंगे, एक सर्विस बना लेंगे एंड गेट एक्सचेंज यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आप देखो बस हमें ये इन्फॉर्मेशन बतानी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यस, अब आप अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी, तो जो हमारा HTTP एक्सचेंज है हमारे पास, ये देखो, ये हमें 6 में ही मिल गया था, स्प्रिंग 6 के अंदर मिल गया था, बट अब जो है इसको आई थिंक स्टेबल कर दिया गया, ठीक है। सो अब 7 है, तो अब हम यहाँ पे देखो HTTP एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू बता सकते हैं, URL बता सकते हैं, मैथड बना सकते हैं, कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट एवरीथिंग वी कैन पास एज एनोटेशन के अंदर ही इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। और आई थिंक इसमें HTTP मैथड स्पेसिफिक भी एनोटेशन है, एक बार मैं देखता हूँ, गेट एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, गेट एक्सचेंज, यस, अब देखो यहाँ पे गेट एक्सचेंज भी हमारे पास है, मैथड स्पेसिफिक जिसमें हमारे पास मैथड ऑलरेडी डिफाइन है। देन हमारे पास ऑब्वियस बात गेट एक्सचेंज है, तो हमारे पास पोस्ट एक्सचेंज भी होगा, यस, तो हमारे पास मैथड स्पेसिफिक एक्सचेंज भी है। सो इनका यूज़ करके आप और इफेक्टिवली अपने माइक्रो सर्विस कम्युनिकेशंस को कर सकते हैं और मोर इफेक्टिवली हम लोग बेसिकली काम कर सकते हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं। सो अब काफ़ी तगड़ी चीज़ आने वाली भाई, ठीक है। सो नाउ स्प्रिंग बूट इज़ एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। जो काम आप लोग अलग अलग तरीके से करते थे, अब इसी के अंदर काफ़ी चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल जा रही, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और चीज़ बारे में बात कर लेते हैं, लाइक क्लाउड नेटिव परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेबिलिटी में बहुत सारी इन्हेंसमेंट किया गया है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस काफ़ी चीज़ें की गई हैं, कुछ एनोटेशंस और कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स को इंक्लूड किया गया है डायरेक्टली, ठीक है। सो द अपडेट ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट अराउंड कंटेनर readiness, observability like via micrometer, smaller startup memory, footprints and better native image supports, ये सब किया गया है, ठीक है। कुछ रिमूवल ऑफ द लेगेसी सपोर्ट्स भी किया गया या डिप्रिकेट किया गया, कुछ पुरानी चीज़ें जो नहीं चाहिए थी उसको भी हटाया गया, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ मेजर वर्जन, ये मेजर वर्जन है, 3 से 4 पे जा रहे हो आप, ठीक है। मेनी APIs मॉड्यूल्स एंड पैटर्न रिमूव्ड और चेंज्ड, तो काफ़ी चीज़ें रिमूव की गई है या फिर चेंज की, क्योंकि भाई मेजर वर्जन इज़ ओनली फॉर लाइक चेंजेस, कि भैया कुछ नई चीज़ें डाली जाएंगी और कुछ डेप्रिकेशन होगा उसको रिमूव किया जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा। सो लाइक फॉर एग्जांपल सपोर्ट फॉर सम ओल्डर एम्बेडेड सर्वर्स, कुछ ओल्डर एम्बेडेड सर्वर्स थे उनको हटा दिया गया, ओल्डर स्टार्टर्स थे उनको हटा दिया गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम तो नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ कुछ वर्जन्स पे काम किया गया ना। कोटलिन वगैरह की भी कुछ इन्हेंसमेंट किया गया, कोटलिन 2.2 एंड इन्हेंस्ड लैंग्वेज सपोर्ट्स दिया गया, सपोर्ट फॉर 2.2 एज अ बेसलाइन। तो अगर आप यहाँ पे जाते हो तो विल फाइंड समथिंग लाइक
अगर देखो सो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें मिलेंगी। ये कुछ मेजर फीचर्स थे, बट अगर आपको कंप्लीट जाना है तो आप देख सकते हो रिलीज नोट्स यहाँ पे दिया गया, गिटहब पे लेके जाएगा। यस, आई विल फाइंड एवरीथिंग इज़ हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और भी काफ़ी डिटेल में एपीआई वर्जन के बारे में जो मैंने समझाया था, ठीक है। एंड कोटिंग सीरियलाइजेशन वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। कुछ डेप्रिकेशन जो मैंने बताए थे वो डेप्रिकेट कर दिए गए चीज़ें, ठीक है, या कुछ चीज़ें रिमूव भी कर दी गई होंगी। तो इसको पढ़ोगे तो आप चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। एंड ठीक है, एनहेंसमेंट वगैरह की गई, ठीक है। तो अब एक चीज़ और, आई थिंक अब ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी गाइस, क्या है कि अब हमारा जो स्प्रिंग बूट 4 है दैट विल वर्क ऑन द, जो बेस वर्जन उसका होगा दैट विल वर्क ऑन स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7। तो स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 पे काम करेगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे पहली लाइन ही दिखाऊंगा सो आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि जो स्प्रिंग दैट इज़ ऑन, यस, यहाँ पे देख सकते हो, द रिलीज इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्प्रिंग बूट जनरेशन प्रोवाइडिंग सॉलिड फाउंडेशन ऑफ द कमिंग ईयर्स, बिल्डिंग इज ऑन द टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7, देयर आर द नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 पे काम करेगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 अभी जस्ट लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है, ठीक। उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कहोगे तो काफ़ी डिटेल, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो नए वर्जन नई चीज़ें स्प्रिंग 7 के अंदर है वो तो स्प्रिंग 4 स्प्रिंग बूट्स 4 के अंदर होंगी, क्योंकि जो स्प्रिंग बूट है इट इज़ एक्चुअली यूजिंग या इट इज़ यूजिंग द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो स्प्रिंग बूट 4 ऑब्वियसली बात है 7 को यूज़ कर रहा, तो 7 वाली चीज़ें, स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 वाली चीज़ें भी तो नई वाली होंगी, स्प्रिंग बूट 4 के अंदर होंगी। सो आई थिंक आप समझ गए, ये देखो, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 is actually used by Spring Boot 4. तो that means आप देखो in Java 25 as a latest version, Jakarta E11 का सपोर्ट हो गया, Servlet 6.1, JPA 3.2, Bean Validation 3.1 and Null Safety, then support for the Jackson 3.0, ठीक है। एंड Kotlin 2.2 का सपोर्ट दिया गया, JUnit 6 का सपोर्ट आ गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपको कहोगे मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, सो दिस इज़ दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इतना ही बात करते हैं यार। और अगर आपको और डिटेल में जाना स्प्रिंग बूट के बारे में तो यार बताइएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड जल्दी से मैं एक वीडियो आपके लिए बनाता हूँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 के ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 में बहुत सारी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है। जैसे सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स के कुछ एनोटेशन अब इसके अंदर ला दिए गए हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था तो यहाँ पे अब हमारे पास रेट लिमिटर वाली चीज़ें, जैसे लिमिट, कॉन्करेंसी लिमिट, ऐसे करके कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग के अंदर ही डाल दिया गया। जो काम आप अलग से डिपेंडेंसी यूज़ करके करते थे, अब आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ चेंजेस हुए एंड लेट्स देखते हैं भाई। एंड एक वीडियो आपके लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 के ऊपर बनाते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यार स्प्रिंग फ्रेमवर्क 7 सब लोग लिख दीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए लाऊंगा। एंड वीडियो कैसी लगी आप जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।